हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ V2IAS एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं विनोद सर मैथ्स एक्सपर्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ CSET में मैथ्स का पोर्शन। और हम लोग धीरे धीरे अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और एडवांस का पोर्शन आ गया है नज़दीक में। एडवांस में सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे ज्योमेट्री के बाद हम लोग थोड़ा सा एरिया भी देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नंबर सिस्टम वगैरह, मतलब कि एडवांस का जो पार्ट है अब उसको हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। तो जैसे कि आप लोग आगे पिछला टॉपिक जो देखें, वेन डायग्राम, जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने देख लिया। बाकी रीजनिंग का जो क्वेश्चन था उसमें वो तो आप लोग रीजनिंग के सर से ही पढ़ोगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए डायरेक्ट बात करते हैं आज के नए टॉपिक पर। जो नए टॉपिक का नाम है ज्योमेट्री, जिसको बोलते हैं ज्यामिति। ज्यामिति। अब देखिए, ये ज्योमेट्री जो है यानी कि जो ज्यामिति है, ये किस बेस पर काम करती है, क्या होता है ज्यामिति। जैसे कि जियोमेट्री, मेट्री मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि मापन, यानी कि मापन में हमें जब भी किसी चीज़ का माप निकालना होगा, इसमें जो है देखिए दो टॉपिक होते हैं। एक होता है ज्यामिति जिसको बोलते हैं जियोमेट्री, एक होता है मेंसुरेशन जिसको बोलते हैं क्षेत्रमिति। तो वो क्षेत्रमिति अलग चीज़ है, ज्यामिति अलग चीज़ है। ज्यामिति में हम लोग केवल और केवल माप निकालते हैं, यानी कि चाहे वो लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, और उसका या तो एंगल निकालते हैं कितने डिग्री पर है, या फिर उसकी भुजा कितनी लंबी है। और ये सब कुछ हम लोग जो भी फाइंड करते हैं, भुजा और उसका कोण, ये दो चीज़ हम लोग किसमें निकालते हैं, ज्यामिति में। और अगर हम बात करें कि भुजा के साथ साथ यदि हमें एरिया निकालना हो, या फिर वैल्यूम निकालना हो, या फिर और मतलब सारी चीज़ें मिला करके निकालनी होती हैं, तो वो सब चीज़ें जो है हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है समझना कि मेंसुरेशन में कौन सा टॉपिक आता है और कौन सा ज्यामिति में आता है। तो मैं आपको बता दूं, मेंसुरेशन में जितने टॉपिक आते हैं, जितने भी, वो सारे के सारे ज्यामिति में भी आते हैं। अगर हम बात करें सर्कल, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, यही सारे सब कुछ जो है आपके मेंसुरेशन में भी आते हैं। मेंसुरेशन में 3D हो जाता है, एक जो बढ़ जाता है जिसको वैल्यूम, जहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं, वो पोर्शन मेरा अलग हो जाता है। जैसे कि बात करें क्यूबाइड हो जाता है, प्रिज्म पिरामिड हो जाता है, ये सब चीज़ें जो है बढ़ जाती हैं उसमें, क्योंकि वो 3D का पोर्शन हो जाता है। बट अगर हम 2D की बात करें तो 2D में जो है क्षेत्रमिति में जो चीज़ें आती हैं वही चीज़ें हमें ज्यामिति में भी पढ़नी है, बट यहाँ पे अलग तरीके से पढ़नी है, यहाँ पे अलग चीज़ पढ़ना है। तो हम लोग जो आज कवर करने वाले हैं वो देखिए, प्रॉपर्टीज़ तो हम लोग एक अलग अलग नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत सारा लंबा वीडियो होगा, कम से कम ये 10-12 घंटे की तब वीडियो हो जाएगी। उतना लंबा हम लोगों को नहीं करना है, उतना टाइम भी नहीं है। हम लोग कवर करने वाले हैं सर्कल के साथ साथ ट्रायंगल के साथ साथ क्वाड्रिलेटरल। ये तीन चीज़, तीनों को मिक्स, तीनों को अलग अलग, तीनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, वो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। मेरा दावा यह है कि आप अगर ज्योमेट्री का ये आज वाला क्लास, और फिर अगर इसके बाद कुछ बचेगा और अगला क्लास अगर आप लोग अटेंड करते हैं, तो ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आता है तो आप बिल्कुल बेधड़क आप उसको कर सकते हो, एकदम आराम से उसका आंसर निकाल सकते हो। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ थोड़ा सा प्रॉपर्टीज सर्कल का। तो सर्कल में ट्रायंगल क्या होते हैं, सर्कल में क्वाड्रिलेटरल कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनकी लाइंस और एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। बेसिक क्लास नहीं है ये बस समझिएगा आप। मैं ये मान के चलूँगा कि बेसिक आप लोगों का क्लियर है, और फिर और हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर्टीज सीख रहे हैं, क्वेश्चन सीख रहे हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सारे सीख रहे हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है सर्कल का, देखिए मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, सर्कल है। सर्कल में आपको पता होगा कि जो सेंटर होता है उसको ओ से डिनोट करते हैं। अगर हम ये इस लाइन को मानते हैं तो ये हमारी आर होती है, जिसको त्रिज्या बोलते हैं, और इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, हिंदी में परिधि बोलते हैं। अगर इसको पूरा का पूरा यहाँ तक अगर मिला दें तो ये पूरा का पूरा जो है ये आपका डी हो जाता है, जिसको डायमीटर बोलते हैं, यानी कि व्यास बोलते हैं। तो ये सारी सब कुछ जो है बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग जानते होंगे इस चीज़ को। और ध्यान से समझिए, अगर हम कहीं पे भी अगर जीवा से
सॉरी व्यास के नीचे हम कहीं पे भी कोई अगर लाइन खींचते हैं तो ये सारी लाइनें जो है जीवा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जीवा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी रेखा कौन सी होती है वृत्त में, तो वो होती है व्यास। व्यास के नीचे जितने भी होंगे, जितने ऊपर होंगे, वो सारी की सारी जीवाएं होंगी और जो है वो उससे छोटी ही होंगी। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये आप लोग जानते होंगे। चलिए ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और, जैसे कि अगर ये बात करें कि ये पूरा का पूरा सर्कल को हाफ कर दिया गया, यानी कि इनका व्यास है, ये क्या है? ये व्यास। और इस व्यास से, इस कोने से लेकर के और इस कोने का अगर मिला करके कहीं पे भी अगर हम ये ट्रायंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ट्रायंगल। तो ये हम कहते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये आप लोग प्रॉपर्टीज स्टार्टिंग में ही पढ़े होंगे, क्लास 9th वगैरह में भी, 8th 7th 8th में ही इसको सिखा दिया जाता है। तो ये जो एंगल होगा ये आपका 90 डिग्री का होगा, ये सब लोगों को मालूम होगा। अगर ये कहीं भी बनाए, बस ये क्या है कि इनका जो छोर होता है ना, छोर एक दूसरे से मिला होना चाहिए, ये वाला छोर और ये वाला छोर मिला होना चाहिए, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री कंफर्म होगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, ये इसको आपको जानना चाहिए। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इसी में हम लोग बात करेंगे, और जो भी चीज़ें हैं हम लोग एक सर्कल से समझेंगे। सब कुछ जो है इत्मीनान से सीखना है। चलिए अगर हम बात करें कि और अगली प्रॉपर्टीज क्या होती है, अब देखिए क्वेश्चंस कैसे इससे बनते हैं वो सब कुछ हम लोग देखेंगे, बट थोड़ा बहुत पहले इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका सर्कल है और सर्कल में ये आपका सेंटर है, ऐसे ध्यान से समझिएगा। ये आपका फिगर है, ऐसे ये कोई फिगर है, इस फिगर में, और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि यदि इसका एंगल जो है 1110 यानी कि 110 है, यानी कि 110 है, 110 डिग्री है, तो इसका अगर आपसे आंसर पूछा जाए, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये आपका ए है, बी है, ये आपका ओ है, ये आपका सी है, इस तरीके से। तो ए सी बी का अगर मान आपसे पूछा जाए, ए ओ बी का मान दे दिया जाए, कह दिया जाए एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 110, तो एंगल ए सी बी की कितनी वैल्यू होगी ये आप बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हमें दो कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। वो दोनों कॉन्सेप्ट हम सीखने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग इस साइड में देख लेते हैं। सबसे पहला ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं ये सर्कल है, ये आपका सेंटर है, कुछ इस प्रकार का फिगर बना हुआ है ऐसे। ये जो पॉइंट है, ये आपके जो परिधि पे जो दो पॉइंट हैं, जो बिंदु है, अगर इन बिंदु से हम कहीं पे भी चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो और चाहे यहाँ पे हो, ऐसे कहीं पे भी अगर हम फिगर बनाते हैं, इस एंगल का ये वाला एंगल सारा ऊपर हाफ होता है। अगर ये थीटा डिग्री है तो ये θ/2 होगा, सारा θ/2 क्या होगा? 2 होगा। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि इसी बिंदु से ये उठी हो और उसी बिंदु पर जा करके मिली हो। सबसे पहली प्रॉपर्टीज ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टीज ये कि अगर मान लेते हैं ये आपका सर्कल है, सर्कल में अगर चक्रीय चतुर्भुज बना है, चक्रीय चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार का अगर चक्रीय चतुर्भुज बना है, तो इतना बात ध्यान रखिएगा कि इनके जो आमने और सामने के कोण होंगे, उन दोनों का मान, अगर मान लेते हैं थीटा है, ये आपका फाई है, तो थीटा प्लस फाई जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री, ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। अगर मान लेते हैं ये आपका x है और ये आपका y है, ये y है, तो x प्लस वाई का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये सेकेंड प्रॉपर्टीज है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी आपको नहीं पता है, ये दोनों प्रॉपर्टी आप नहीं जानते हैं, तो फिर इसका आंसर निकालना आपकी बस की बात नहीं है। फिर आप कहोगे कि सर ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अभी भी बहुत सारे बच्चे रॉन्ग कर देंगे यहाँ पे कि अरे 110 है सर, आप सिखाएं चक्रीय चतुर्भुज, x प्लस वाई का मान 180 होना चाहिए, 110 है तो ये 70 डिग्री हो जाएगा।
अभी भी गलत कर देंगे। यहाँ पे भी बच्चे गलत करते हैं, एग्जाम में ऐसी जल्दबाजी में हो जाता है। बट आपको इत्मीनान से इस क्वेश्चन को देखना है, फिर उसके बाद जवाब देना है। जल्दी जल्दी में अगर आप जो है आंसर देने लगोगे तो फिर पता चलेगा कि इजी वाला क्वेश्चन भी आपसे क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। लोग कहते तो हैं कि इजी क्वेश्चन आया था, बट उसका सही आंसर कोई दे नहीं पाता है जल्दी, वो रॉन्ग ही हो जाता है। तो ऐसे कहने का मतलब ये है, चक्रीय चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जिनके सारे कोनों का सटाव, यानी कि सारे कोने जो है परिधि से सटे हों, परिधि से मिले हों, परिधि से मिल, तभी उनको हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनका ये देखिए सारा कोना 1 2 3 4 सारा कोना क्या है, परिधि से सटा है, इसलिए इसको चक्रीय चतुर्भुज बोल रहे हैं। और वो इसलिए वहाँ पे वो प्रॉपर्टीज काम करती हैं, वहाँ पे वो प्रॉपर्टीज सामने आती हैं कि आमने और सामने के कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, जिनका मान 180 डिग्री होता है। यानी कि आमने और सामने के कोण क्या होंगे, 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये तो आपका बीच में है ना, ये सेंटर पे है और ये परिधि से सटा हुआ। तो चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज कैसे फॉलो करेगा आप बताओ? तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं फॉलो करेगा। यहाँ पे ये दोनों प्रॉपर्टीज का हेल्प लेना पड़ेगा, तब ये आपका आंसर आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे दोनों की प्रॉपर्टीज हेल्प लगेगी यहाँ पे। अब ध्यान से समझिए, अगर हम इस पॉइंट को ए बी को कुछ इस प्रकार के ऐसे बढ़ाएं, इस प्रकार का बढ़ाएं, तो आप ये बताओ ये वाली प्रॉपर्टीज काम आएगी कि नहीं आएगी? सेम पॉइंट से बना हुआ है ऊपर, तो देखिए वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि से बने कोण का 2 गुना होता है। ये आप लोग स्टार्टिंग में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो इसको नोट कर लीजिए। या फिर आप यूं कहो कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। कब? जब वो दोनों सेम पॉइंट से निकले हों। तो अब यहाँ देखिए ए और बी से ही तो पॉइंट निकले हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि ये पॉइंट अगर डी है तो ये जो एंगल बनेगा इस एंगल का 110 का हाफ होगा। ये कितना होगा? 55 डिग्री होगा। कितना होगा? तो 55 डिग्री होगा। आपसे पूछा गया था सी का वैल्यू, तो आप देखिए अब इसके हेल्प से, ये इसके हेल्प से अगर ये देखिए तो ये चक्रीय चतुर्भुज आपको नजर आ रहा होगा, ए सी बी डी। तो ये पूरा का पूरा आपका चक्रीय चतुर्भुज सामने नजर आ रहा है। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने और सामने के एंगल ये दोनों 180 डिग्री होने चाहिए। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ें, एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल डी की वैल्यू है 55 डिग्री, तो एंगल सी की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं? आप कहोगे यस सर निकल जाएगी। एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 55, तो निकाल देते हैं। 60 घटाते तो 120 आता नहीं, लेकिन 125 आएगा। तो हम कह देंगे कि यहाँ का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो 125 डिग्री होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूँ, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस को ले लीजिए, चाहे सीसेट का ले लीजिए, चाहे जो भी मतलब जितने भी ऐसे एग्जामिनेशन हैं जिनकी यूपीएससी कराती है, उन सारे, जैसे कि अगर हम बात करें सीडीएस वगैरह की बात करें, एओआई की बात करें, तो वहाँ पे भी क्या है, ऐसे तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एनडीए वगैरह में भी तो ये क्वेश्चन आए हैं, डिफेंस में तो आते रहते हैं। तो आप इस प्रॉपर्टीज को आराम से बिल्कुल मतलब बिना डर के जो है नोट करिएगा कि देखिए केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। यहाँ पे θ/2 है तो यहाँ थीटा है, यहाँ पे 55 डिग्री है तो यहाँ पे 110 डिग्री है, दोगुना हो गया। या ऐसे कह सकते हैं परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अगर ये 110 होगा तो ये 55 डिग्री होगा, ऐसे आप बोल सकते हो। तो इसके मदद से आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। या फिर चक्रीय चतुर्भुज की बात करें तो आप ये कह सकते हो कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने और सामने के कोण समपूरक होते हैं, यानी कि 180 डिग्री होते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ज्योमेट्री का। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि 2 प्रॉपर्टीज काम आई, दोनों प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम इसका आंसर अच्छे से निकाल पाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रॉपर्टीज के तरफ और देखते हैं कि अगले प्रॉपर्टीज से किस टाइप का क्वेश्चन और कैसा बनता है। आप ध्यान से एकदम इत्मीनान से अगर आज का टॉपिक आप कवर करते हो
तो मैं आपको बताऊं कि इसके बाद आपको ज्योमेट्री फिर देखना नहीं होगा, इतने में ही आपके एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंक्लूड रहेंगे इसमें, आपको एक्स्ट्रा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप मेरी बात पर अगर विश्वास नहीं कर रहे हो तो मेरे क्लास लेक्चर के बाद हाँ प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लो, इन्हीं में से कहीं से ना कहीं से कोई क्वेश्चंस बना है और पूछा गया है, जो मैं आज कवर कराने वाला हूँ। आज के बाद हमें नहीं लगता कि एक लेक्चर में हो जाएगा, एक लेक्चर के बाद मैं दूसरा लेक्चर भी लूँगा और उसमें और आज में जो दोनों क्वेश्चंस, दोनों में मिलाकर जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, मेरा दावा है उससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। आप उतने ही पढ़ लो, उतने ही सफिशिएंट आपके लिए होगा। ऐसा नहीं है कि एसएससी सीजीएल मेंस का आपको तैयारी करना है, ब्रॉड लेवल पे पढ़ना है, एक चीज़ें नहीं पढ़ी तो वो हो सकता है छूट जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पूरा एनालिसिस करके आप लोगों के लिए ये तैयार किया हूँ और उतना ही आपको मैं पढ़ाऊँगा जितना एग्ज़ाम में आता है और वही आएगा भी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अगले प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं, देखते हैं अगली प्रॉपर्टीज़ कैसी है। तो अब चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज़ तो हम लोग सीख गए। तो चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज से कभी कभी क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इनडायरेक्टली तो बात ही छोड़ दीजिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इसके पहले का जो क्वेश्चन था वो इनडायरेक्टली था, डायरेक्टली भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चक्रीय चतुर्भुज होंगे तो 3 एंगल दे देगा, चौथा आपसे पूछ लेगा। तो आप क्या करोगे कि तीनों एंगल को जोड़ करके प्लस चौथे एंगल का कोई वैल्यू रख के, जैसे एक्स ए बी सी जो भी, इजिकल टू करेंगे 360 यानी कि 360 डिग्री। बाकी 3 एंगल को जोड़ करके 360 से हम माइनस कर लेंगे और मेरा बचा हुआ आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आप आराम से कर सकते हो। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं और आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगली अगर हम बात करें तो जीवा से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। सेकेंड कहेगा, मान लेते हैं कि कोई सर्कल है ऐसे जिसका बिंदु ओ है, ध्यान से समझिएगा, बिंदु ओ है, आर की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू 5 है, ए बी जीवा की लंबाई 6 है, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तो क्या कहेगा कि ओ सी का मान बता दें। ऐसे कोई क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो ध्यान से समझिए। ए बी जीवा है तो ए बी जीवा ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, दाएं भी हो सकती है, बाएं भी हो सकती है, जहां मन करे आपको वो आप वहां पे खींच लो। तो अगर हम बात करें कि जीवा हम यहाँ पे ए बी खींचेंगे ऐसे, ये आपका ए और ये आपका बी है, ये दोनों पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा इस बात। एक चीज यहाँ पे एक बिंदु और नोट करने वाली होती है कि किसी भी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो ये आपका जीवा है, तो ये जीवा पे अगर हम केंद्र से कोई लंब डालेंगे ऐसे, तो अगर कह रहा है कि ए बी जो जीवा है 6 सेंटीमीटर है, पूरा का पूरा ये 6 सेंटीमीटर है, तो आप कहोगे सर 3 में ये बट जाएगा, क्योंकि ये केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटता है, तो 3 सेंटीमीटर में बट जाएगा। और अगर हम बात करें कि जो रेडियस दे रखा है वो 5 दे रखा है, तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये आपकी रेडियस होगी, ये आपकी त्रिज्या होगी। तो इसका मान दे दिया है कितना, 5। तो आप देख लो, सिंपल सा है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा यहाँ पे। सबको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए, ये आपका क्या है, बड़ी भुजा यानी कि ओ ए, ये आपका कर्ण हो गया। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यानी कि अगर आपको लंब निकालना है तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर सकते हो आप।
ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए कि ट्रिपलेट क्या होता है कि 3 है और ये 5 है तो यहाँ पे 4 होगा। ऐसे 3 4 5 होता है, 3 4 5 होता है, मतलब बड़ी भुजा 5 होती है। तो ट्रिपलेट आपको 3 4 5 के मल्टीपल में कम से कम 4-5 मल्टीपल तक को आपको याद होना चाहिए। अगर हम बात करें कि अगर हमें इसका मान निकालना है, ओसी का मान निकालना है, तो लिख सकते हैं ओसी का स्क्वायर बराबर होगा, ओसी का स्क्वायर बराबर होगा अंडर रूट ए ओ का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ऐसे। यानी कि ओसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर करो तो सीधे 25 माइनस 3 का स्क्वायर करो 9। तो अब ध्यान से समझो, ये जो है रूट में अभी नहीं रहेगा, यहाँ पे रूट रहेगा, इसको हटा देते हैं तो रूट में आ जाएगा ये। फिर ये हो जाएगा अंडर रूट कितना 16, अंडर रूट 16 का मान कितना होता है 4, तो ये आपका हो गया 4। तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, ट्रिपलेट आप याद रखो 3 4 5, ये लंब और ये ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई हो सकती है ये, लेकिन आपकी हमेशा बड़ी भुजा रहेगी कर्ण। तो इसके मल्टीपल में आप कम से कम 3-4 वैल्यू जानो, 3 दूना 6 तो 4 दूना 8, 5 दूना 10, यानी कि 6 8 रहेगा तो 10 का ट्रिपलेट बनाएगा। 3 त्रिक का 9, 4 तियाँ 12 तो 5 तियाँ 15, 9 12 15 का ट्रिपलेट बनाएगा। 3 से 3 चौक 12 तो 4 चौक के 16 तो 5 चौक के 20, 12 16 20 का बनाएगा। एक सबसे बढ़िया बनता है 5 12 13 का, 5 12 13 का, 10 24 26, ये ट्रिपलेट हो गया। तो इस तरीके से ट्रिपलेट आपको जहन में रखने होंगे। एक होता है, अब देखिए अब 5 हो गया तो 15 8 17 होता है, उसको भी याद रखिएगा आप। तो 15 8 17 से भी क्वेश्चन हम लोग अभी आगे देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन को जरूर नोट करिएगा कि ओसी का मान पूछा है तो कैसे निकालेंगे, तो वो पाइथागोरस से निकल जाएगा ये। चलते हैं हम लोग अगले तरफ, अगला प्रॉपर्टीज क्या है उसको देख लेते हैं। धीरे धीरे हम लोग सारी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं और कम से कम जान लीजिए कि लगभग हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी सर्कल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं वो कवर करें। फिर उसके बाद ट्रायंगल से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, वो सब भी हम लोग देखें आगे चल के। तो सबसे अब देख लीजिए कि एक जीवा पे क्वेश्चंस बन हो गया। अभी हम बात करें कि 2 जीवा पे अगर क्वेश्चंस पूछा जाए तो कैसा पूछा जाएगा। देखिए एक जीवा यहाँ पे हो गई, दूसरी जीवा यहाँ पे हो गई, बीच में आपका हो गया यहाँ पे ओ। मैं अभी साथ साथ में आपको जादू भी सिखाऊंगा कि कैसे कम समय में भी आंसर ला सकते हैं। तो आप देख लो कि ए यहाँ पे देखिए ये आपका ए बी है और ये आपका सी डी है। ऐसे क्वेश्चंस को जरा एक बार हम नोट कर लेते हैं पहले अच्छे से, फिर आपको समझाते हैं। यहाँ पे रेडियस की वैल्यू जो दे रखी है 5, यानी त्रिज्या 5 है। ए बी क्या है, तो ए बी आपका 8 है। सी डी क्या है, सी डी आपका 6 है। और उसके बाद जो है आपको क्या ज्ञात करना है, तो ए बी और सी डी के बीच की दूरी, इनकी लंबवत दूरी, ए बी सी डी के बीच लंबवत दूरी, लंबवत दूरी ज्ञात करना है। चलिए समझिए इस बात को। तो पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा, इतना ज़्यादा शॉर्टकट कि आपको पेन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से समझिए, अगर हम इस पे एक लाइन अंडरलाइन करते हैं, ऐसे लाइन को जो है थोड़ा सा बढ़ाते हैं, पूरे को ये मानते हैं कि लंब हमारी, और जीवा देखिए केंद्र से परिधि पर कहीं पे भी हम लाइन को मिलाएंगे, कहीं पे भी मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। तो जब वो त्रिज्या कहलाएगा, यानी कि ओ और बी क्या है आपका त्रिज्या है, तो ओ बी आपका कितना है 5, ओ डी कितना है 5, इतना हो सकता है।
अब आपको ये भी पता चल गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अगर ए बी बराबर 8 है तो आप बेशक जान लो कि ये आपका 4 होगा, ये भी आपका 4 होगा। अगर सी डी बराबर 9 है तो ये भी जान लो आप, ये 3 होगा और ये भी क्या होगा, 3 होगा। तो ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर सी डी की वैल्यू अगर पूरी की पूरी 6 है तो आधे आधे 3 में बटेंगे। और ट्रिपलेट मैं आपको अभी बताया कि अगर यहाँ पे देखिए, अगर ये वैल्यू 3 है और ये वैल्यू 5 है तो ये वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ये वैल्यू 4 है और ये वैल्यू 5 है तो आप कहोगे सर ये वैल्यू 3 होगी। तो पूरी लंबवत दूरी पूछी है, तो यहाँ से अगर हम कोई मान रखें यम और यहाँ पे मान रखें यन, तो यम ओ अब प्लस यन ओ दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यम ओ प्लस यन ओ बराबर हो जाएगा कितना, 4 प्लस 3 यानी कि 7 हो जाएगा। तो इनके बीच की लंबवत दूरी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इनको कैसे करना है। जब भी एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, चाहे वो फिगर दिया हो या ना दिया हो, ऐसे क्वेश्चंस दे रखेगा, दोनों यहाँ बताएगा कि ए बी भी जीवा है, सी डी भी क्या है, जीवा है, वो क्वेश्चन में मेंशन रहता है, इतना बात वहां पे लिखा रहेगा। तो हमें आंसर कैसे निकालना है तो ध्यान से समझिएगा। पहले वाले जीवा का आधा, दूसरे वाले जीवा का आधा, दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम बेहतरीन तरीका, इससे शॉर्टकट कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसा आपको कॉन्सेप्ट बहुत कम जगहों पे देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दिया ना कि इसका आंसर कैसे निकाला जाए। ये तो आपका फुल सोल्यूशन था। ये सोल्यूशन क्या है कि मतलब ये ट्रिपलेट आपको पता है तब, और ट्रिपलेट नहीं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप। बट यहाँ पे कोई थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है। बस क्या करो आप, पहले वाली जीवा का आधा और दूसरे वाली जीवा का आधा, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, और वो आपका क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी, यानी कि उसका फाइनल आंसर। तो चलिए ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। फिर हम लोग कुछ अगले टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। जो अगला क्वेश्चंस क्या है वो देखते हैं। ये देखिए 1 बाय 1 आप लोग धीरे धीरे सीखोगे तभी हो पाएगा। ये नहीं कि एक साथ मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज बता दूं तो आपको सारा हो जाएगा, नहीं, ऐसा कतई करना भी नहीं है। अभी तुरंत तत्काल में तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए, याद हो जाए, बट क्या है बाद में वो चीज़ें याद नहीं आएंगी, समझ में नहीं आएगा और कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहेगा। इसलिए जो है हम लोगों को 1 बाय 1 करके सीखना है, और ऐसे सीखना है कि एग्ज़ाम तक हमारा जो है वो मतलब क्लियर रहे, कहीं डाउट में ना आए। चलिए अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है। जैसे कि आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वेश्चंस में दोनों जीवाएं एक तरफ हो सकती हैं। ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि एक जीवा अगर नीचे है तो दूसरी ऊपर होगी। एक ऐसी तो नहीं है कि एक जीवा अगर नीचे है तो ऊपरी होगी, दाएं भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, बाएं भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। या ऐसे भी हो सकता है कि दोनों जीवाएं नीचे हो सकती हैं और या तो दोनों जीवाएं ऊपर हो सकती हैं। तो हम पहले इस पे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि जब दोनों जीवाएं नीचे होती हैं तो कैसा क्वेश्चन बनता है और कौन सी प्रॉपर्टी लगती है और कौन सा यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगता है, कितने कम समय में इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं कि कोई सर्कल है कुछ इस प्रकार का, और सर्कल में एक जीवा ये है जिसका नाम ए बी है, दूसरी जीवा ये है, दूसरी जीवा ये है, आपकी सी डी नाम है, यहाँ पे आपका केंद्र है ओ, यहाँ पे ऐसे एक लंब खींचा गया है जो दोनों को काट रही है, इसका नाम ओ है। यहाँ पे मान दिया गया है यम और यहाँ पे नाम दिया गया है यन। आपसे क्या पूछ लेगा कि यम और यन की क्या वैल्यू है, ये आप हमें बता दो। कब? जब वहाँ पे पूरा का पूरा मान दिया रहेगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि रेडियस दिया रहेगा 5, ए बी दिया रहेगा 8, बी सी दिया रहे, सी डी दिया रहेगा 6, तो इनका एम एन का मान पूछेगा। एम एन का मान का मत पूछने का मतलब ये हो गया
कि NO माइनस MO पूछ रहा है, वो NO माइनस MO पूछ रहा है, यानी कि M और N का ये वाला मान पूछ रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलता होगा एग्जाम में। अब ऐसे इसको कैसे करेंगे, तो देखिए सेम प्रोसेस। अगर हम बात करें कि ये वाली अगर परिधि के जो बिंदु है ऐसे मैच करेंगे तो ये भी क्या होगा आपका, ये भी आपका हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होगा जिसका मान 5 दिया गया है, जो त्रिज्या है। यहाँ से भी अगर आप मैच करोगे इसको तो इसका भी मान कितना है, 5 है। तो ध्यान से समझिए, तो अगर मान 5 है, अगर ए बी का मान 8 है तो यानी कि ये 4 4 होगा, तो ये भी 4 है और ये 5 है तो ये आपका 3 होगा यहाँ तक ऐसे। और ये अगर 6 है तो ये आपका 3 होगा, ये आपका 3 होगा। जब ये 3 होगा तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा, 4 होगा। और यहाँ से इनका मान पूछा गया है तो दोनों में से घटा देंगे, 4 माइनस 3 कर देंगे, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बट क्या जरूरी है ये सब करना, पाइथागोरस लगाना, इतना फिगर बनाना, फिर काट पीट करना? कोई ज़रूरी नहीं है कि पाइथागोरस काम ही कर जाए। इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स जानना बहुत ज़रूरी है कि आंसर हमें कैसे निकालना है। हो सकता है पॉइंट में आ जाए, हो सकता है डिवाइड में ही आ जाए, सही बट्टे में भी आ जाए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसका आंसर निकालना है। यहाँ पे क्या करना है कि जब दोनों जीवाएं एक साथ हो जाती हैं तो एक साथ होने का मतलब एक छोटी होंगी एक बड़ी होंगी, तो जो बड़ी होगी ऊपर होगी, छोटी होगी वो नीचे होगी। तो ऐसे करना क्या है, बड़ी वाले यानी कि इसका भी तो आधा करिए आप, पहले इसका भी तो आधा करिए, इन दोनों का घटा लीजिए, देख लीजिए कितना आ गया, 1। और यही क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से करिएगा कि दोनों जीवाओं का हाफ करके और उसको कर दीजिएगा माइनस, आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें कि AB/2 माइनस CD/2 बराबर हो गया आपका आंसर। जैसे कि अगर AB का मान कितना है, 8/2 माइनस 6/2 बराबर 1 आ गया आंसर। ये कटेगा कितनी बार में, 4 बार में, ये कटेगा कितनी, 3 बार में, तो 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 1 ही तो उत्तर आएगा। तो इस तरीके से हम आंसर बहुत आराम से ला सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 1 बाय 1 क्वेश्चंस हम लोग सीखते जा रहे हैं और अच्छे से समझते जा रहे हैं। हर एक प्रॉपर्टीज हम लोगों को समझ में भी आ रही है और सीख भी रहे हैं। चलिए अगले प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रॉपर्टीज कैसा है और कितना कारगर है। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि एक सर्कल में जब एक तरफ जीवा बनती है, यानी कि जब बीचों बीच बनती है तो उसको व्यास बोलते हैं। वहां से कैसा होगा क्वेश्चंस, तो बोलते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। फिर उसके बाद जो है जीवा, एक जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब अगर दिया है तो लंब की लंबाई निकालना है, वो कैसे निकालेंगे। फिर अगर ये देखते हैं कि एक ही वृत्त में 2 जीवाएं होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे, उनके बीच की दूरी पूछा जाता है, लंबवत दूरी जिसको बोलते हैं, वो कैसे निकाला जाता है वो भी आप सीखें। एक चीज और आप लोग देखें कि जब दोनों जीवाएं एक ही दिशा में होती हैं तो अगर उनके बीच, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कम वाली अगर निकालनी है तो कैसे निकाला जाए, वो भी आप लोगों ने देख लिया। तो देख रहे हैं आप लोग कि हम लोग 1 बाय 1 जो है एकदम इत्मीनान से सीखते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर दोनों जीवाएं एक दूसरे को कट करें और एक दूसरे को कट करने के बाद जहाँ पे कट बिंदु हो वहां से लेकर के परिधि तक कोई एक मान आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसका जवाब कैसे दोगे, उसका आंसर कैसे निकालोगे, वो हम लोग आप सीखने वाले हैं। और उस पर एक कड़क एग्जाम्पल भी हम लोग करने वाले हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल में ही वो पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे कि मेरा समय बचने वाला होगा। मैं एग्जाम्पल में ही उस पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे उसका आंसर निकाला जाता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। जैसे कि मोबाइल में क्वेश्चंस मेरे है और आपको दिखेगा नहीं स्क्रीन पे, क्योंकि हम लोग इसको बस केवल प्रैक्टिकली समझ रहे हैं और कर रहे हैं। तो देखिए ये आपका हो गया सर्कल, एक जीवा आपकी जो है ऐसे गई यहाँ से और एक जीवा आपकी ऐसे आई यहाँ से, इस बिंदु पर कट किया।
जो बिंदु पे कट किया इसका मान है, इसका नाम है ई, इसका नाम देखिए क्या है आपका ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। ई पे कट किया। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा। कहेगा सी डी बराबर 13, सी ई बराबर 9 और ए ई बराबर बी ई, जिसका मान x है वही निकालना है। तो वो सीधेगा कि x की वैल्यू क्या है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको बस एक चीज करना है, ध्यान से समझिएगा कि ये जो बिंदु है इस बिंदु से सबका बंटवारा करना है। सबका बंटवारा का मतलब ए से जब हम इस बिंदु पे आएंगे तो ए से आएंगे ई पर, क्या आएंगे ए से ई पर, मल्टीप्लाई बी से ई पर, ऐसे ही हम आएंगे डी से ई पर, मल्टीप्लाई सी से ई पर। और यही आपका प्रॉपर्टीज है, यही आपका सॉल्यूशन है और यही आपका जो भी है मंत्र है, समझिए। तो इस मंत्र में अगर हम इस वैल्यू को पुट कर लेंगे तो मेरा आंसर आराम से आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि सी डी का मान 13 है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा का मान 13 है, सी ई का मान जो है 9 है, यानी कि यहां से लेकर के यहाँ का मान 9 है, तो ये मान कितना होगा, आराम से 4 होगा। कह रहा है कि ये दोनों मान क्या है, बराबर है। तो जब ये दोनों मान बराबर हैं तो दोनों की जगह पे हम x लिख सकते हैं, यानी कि ए ई बराबर बी ई और दोनों x हैं। तो देखिए ए ई और बी ई की जगह पे हम x और x लिख देंगे। डी ई के जगह पे कितना लिखेंगे, तो डी ई के जगह पे लिखेंगे 4, सी ई के जगह पे लिखेंगे 9। तो ये हो गया 36 और ये हो गया x स्क्वायर। तो x का मान कितना आ जाएगा, √36, यानी कि x का मान आ गया 6। तो इस तरीके से आप मान निकाल सकते हो, यानी कह सकते हो कि इसका मान और इसका मान दोनों का क्या है, सेम है, ये दोनों का मान 6 आएगा। ऐसे भी हो सकता था। और फिर अगर हम बात करें कि दूसरे रूप में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि देखिए आपसे ये भी कहा जा सकता था कि इसका मान, देखिए पूरे का मान डीई का मान अगर 13 है, डीई का मान 13 है, सॉरी डी सी डी का मान 13 है और डीई का मान यदि 9 है, और फिर उसके बाद ए ई का मान 4 है और ए बी का मान 12 है, तो बताइए कि ई सी या सी ई का मान कितना होगा। ऐसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता था। यानी कहने का मतलब ये है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू या तो दे देगा, या तो यहाँ से लेके यहाँ तक किसी एक का वैल्यू पूरा देगा, दूसरा का आधा देगा, इसका भी आधा देगा, और किसी एक दूसरे या तीसरे भुजा का मान पूछ लेगा। तो हम इसी वैल्यू में पुट करेंगे और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो ये आपकी अगली प्रॉपर्टीज है जिसको आप नोट करिए, और इसमें भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इस वजह से मैंने इसको बताया आपको। अब धीरे धीरे हम लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं, अभी हम लोग जब भी चलेंगे स्पर्श रेखा पे तो देखेंगे कितने बेहतरीन कॉन्सेप्ट वहाँ से बनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी एग्जाम में वहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जब दो जीवाएं बाहर निकल करके किसी बाहरी बिंदु पर मिलती हैं तो वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज बनती है और कैसा वहाँ पे क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, किस प्रकार का, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब जब वृत्त से जीवाएं निकल करके बाहर जा करके किसी बिंदु पर मिलेंगी तो कैसा वहाँ परिणाम होगा, कैसा वहाँ पे प्रॉपर्टीज बनेगा और किस प्रकार का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा, वो हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि ये आपका क्या है, सर्कल है, और यहाँ से कोई बिंदु ऐसे गुजरी, यहाँ से भी कोई बिंदु ऐसे गुजरी और कहीं पर जा करके मिल गई, कहीं पे जा करके मिल गई। अब देखिए जहाँ पे मिली ये
इसका नाम मान लेते हैं कि ई है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, ये आपका पूरा का पूरा नाम सी है और यहाँ पे डी है, ऐसे। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चंस बनेगा, जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चंस बनेगा तो किसी एक का मान पूछेगा, या तो पूरा का पूरा सीई का मान पूछ दे, या तो सीडी का मान पूछ दे, या फिर एई का मान पूछ दे। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूँ और इस पे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा हम लोग देखेंगे उसको भी। तो सीधा सीधा ए से लेकर के ई तक जाइए, अब पहले एकदम पूरा पूरा जाइए, यहाँ से लेकर शुरू करिए पूरा तक जाइए। तो ए का मल्टीप्लाई ई में पूरा बाहरी तक, फिर बाहर वाला भी बी से ई तक बराबर होगा सी का पूरा ई तक मल्टीप्लाई होगा डी से ई तक। इस प्रॉपर्टीज को भी क्या करिए, आप इसको नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग इसका भी प्रॉपर्टीज देख लिए। अब हम बात करते हैं कि यहीं पे अगर क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, क्वेश्चंस पूछने का मतलब कुछ इस प्रकार का कि एई का मान 9 है, ध्यान से देखिएगा, एई का मान 9 है, एबी का मान 5 है और सीई का मान 12 है, तो डीई का मान बता दीजिए, डीई का मान बता दीजिए। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे। चलिए देख लेते हैं कैसे इसको लगाएंगे हम। अब ध्यान से समझिए, तो एई का मान 9 है, यहां से लेकर के पूरा का पूरा मान यहां तक जो है वो 9 है। फिर कह रहा है ए बी 5 है, यानी कि यहाँ ए से लेकर के बी तक ये 5 है, तो ये 4 होगा, तभी ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9 है। ये तो आप समझ पा रहे होंगे। फिर कह रहा है कि सीई का मान 12 है, सीई का मान यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 है, ऐसे। तो कह रहा है कि डीई का मान क्या होगा, ये मान आपसे जानना चाह रहे हैं। तो ध्यान से समझिए कैसे करना है, सिर्फ और सिर्फ इसी में पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको मैं प्रॉपर्टीज पहले बता दिया। एई का मान 9, बीई, तो बीई का मान देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना मान 4 बराबर सीई, सीई का मान कितना हो गया 12 और डीई का मान पूछ रहा है, तो डीई का मान देख लेते हैं। ये कितना हो गया 9 चौक 36 बराबर 12 गुणे डीई, 12 से कटेगा 3 बार में, यानी कि डीई का मान जो है 3 हो गया। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये सलूशन होगा। यही अप्रोच होनी चाहिए आपकी भी कि कैसे उसका आंसर निकाल सकते हैं। आप चाहो तो विदाउट पेन का भी यूज करके इसका आंसर ला सकते हो, बिना पेन का, क्योंकि प्रॉपर्टीज आपके माइंड में होगी, कैलकुलेशन माइंड प्रोसेसिंग से होगा, तो हमें पेन लगाने की क्या ज़रूरत है। हम बिना पेन का भी क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा कि सर क्या है, कितनी मेहनत कर रहे हैं, रात भर जग करके जो है क्वेश्चंस कलेक्ट करना और फिर उसको किस तरीके से बच्चों के बीच में प्रस्तुत करना, वो सारी चीज़ें जो है पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं, चेक करते हैं कि बच्चों को जो भी चीज़ दिया जा रहा है क्या वो सही है या नहीं सही है, उसके बाद जो है करते हैं। इस वजह से तो जो मेरा आँख दिख रहा होगा आपको कुछ इसमें जो है कल रात जगने का प्रभाव आपको दिख रहा होगा। तो चलिए, ये सब चीज़ें तो होती जाती रहेंगी, मैं आपको बेस्ट देता रहूँगा, चाहे मुझे कितना भी कठिन परिश्रम क्यों ना करना पड़े। तो आप लोग जैसे कि 1 बाय 1 तो टॉपिक सीख ही रहे हैं, 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, और चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं कि आगे किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि ये दोनों जीवाएं थी, जो दोनों जीवाएं सर्कल को क्रॉस करके निकल गई, बाहर कहीं जा करके मिली, तो उनसे प्रॉपर्टीज क्या बनी और किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, कैसा था, वो सब लोग हम लोगों ने देख लिया। अब एक बात और सामने मतलब आ रही है दिमाग में कि मान लेते हैं कि अगर व्यास ही आपका कि बाहर निकल जाए और कोई जीवा बाहर निकल करके उस व्यास को काटे और जाके किसी बिंदु पर मिले, मतलब कट करे,
तो उससे क्या प्रॉपर्टीज बनेगी वो देख लेते हैं कि एग्जाम में किसी मतलब कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं, वो भी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो भी पॉइंट नोट करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार का होने वाला है कि कोई वृत्त का व्यास बाहरी बिंदु पर किसी भी जीवा से जा करके मिलता है या फिर एक दूसरे को कट करते हैं किसी बिंदु पर, तो बताइए उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज बनेगी वो हम देख लेते हैं। चलिए कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन नजर आएगा आपको एग्जाम में, इससे रिलेटेड अगर बनेगा तो थोड़ा सर्कल अच्छा नहीं बना कोई बात नहीं, ध्यान से समझिए। ये आपका देखिए व्यास है, यहाँ पे बिंदु ओ है, तो ये आपका त्रिज्या आर, ये भी आर, यहाँ पे कोई बिंदु, तो ऐसे देखिए जा करके कहीं बिंदु पर मिल गया। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ये आपका ए है, ये आपका बी है और यहाँ पे बिंदु ई है, ये आपका सी है और ये आपका डी है, ऐसे। चलिए अब हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन से आपके सामने लिखते हैं। लिखा है कि BE बराबर 2, BE बराबर 2, DE बराबर 4, DE बराबर 4, CE बराबर 7। तो बताइए त्रिज्या का मान कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। त्रिज्या का मान कितना है ये आपको ज्ञात करना है। बाकी चीजें तो आप समझ ही रहे होंगे, प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता ही दिया, कैसे इसको करना है वो तो आप जान ही गए। देखिए करना क्या है कि यहाँ ए से शुरू करेंगे और ई तक जाएंगे, ए ई, ऐसे इसके जस्ट पिछला वाला जो क्वेश्चन था वही तो सेम कॉन्सेप्ट। फिर बी का सी से शुरू करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बी ई बराबर हो जाएगा सी से ई तक का, मल्टीप्लाई हो जाएगा डी से ई तक का। यही तो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले। तो अगर हम बात करें ए ई, ए से लेकर के ई तक कितना होगा, तो ये आपका बिंदु है जिसको बोलते हैं केंद्र। आर आर यहाँ से लेकर के हो गया 2r और बीई की वैल्यू दे रखी है 2, बीई की वैल्यू 2 दे रखा है। तो पूरा का पूरा अगर हम माने तो 2r प्लस 2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान हो जाएगा। तो AE के जगह पे हम लिख सकते हैं 2r प्लस 2, BE के जगह पे लिख सकते हैं 2 बराबर CE के जगह पे लिख सकते हैं 7 और DE के जगह पे लिख सकते हैं 4। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कटेगा, 4 कटेगा 2 बार में, 7 दूना 14 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 2r प्लस 2, तो ये 2 जाके इधर घट जाएगा, यानी कि 2r बराबर हो जाएगा 12, r बराबर हो जाएगा कितना 6। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हमारा रेडियस का भी मान आ गया कितना 6 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में सारा है तो 6 सेंटीमीटर में आ जाएगा, मीटर में है तो 6 मीटर में आ जाएगा। तो जैसा भी क्वेश्चंस होगा उस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज हमारी वही लगेगी, जो दो जीवाएं एक साथ बाहर निकल कर किसी बिंदु पर काटती हैं वो, और व्यास को यदि आगे बढ़ाया जाए और एक जीवा को आगे बढ़ाया जाए वो कहीं पे जाके काटते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये साफ साफ है, जो हमारा व्यास है वो भी एक तरह का जीवा है। आपसे अगर पूछा जाए तो व्यास किस प्रकार का जीवा है, तो आप कह देंगे कि सर व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, व्यास जो होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो जब वहाँ पे भी व्यास ही व्यास था, यहाँ पे व्यास ही व्यास है, तो जो वहाँ की प्रॉपर्टीज थी वही यहाँ की प्रॉपर्टीज होगी, इसलिए सेम प्रॉपर्टीज हम पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि कितना इजी तरीके से आप क्वेश्चंस को कर ले रहे हो और समझ ले रहे हो। तो चलिए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कैसा है और किस प्रकार का है। अब हम लोग धीरे धीरे स्पर्श बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं, और स्पर्श बिंदु हमें नहीं लगता है कि आज पूरा का पूरा कवर हो पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज अगर नहीं हो पाएगा तो क्या हुआ, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में भी उसको देखेंगे और
समझेंगे कि स्पर्श रेखा के जितने भी मतलब टेंजेंट पॉइंट जिसको बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, कितने मतलब तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सबको देखेंगे। और फिर उसके बाद बचा जो भी रहेगा ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस, कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तुरंत के तुरंत प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो सारा का सारा हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्पर्श बिंदु का पहला क्वेश्चन मतलब प्रॉपर्टी देखते हैं। तो स्पर्श बिंदु का मतलब ये हुआ कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों रेखाएं जो हैं सर्कल को स्पर्श करेंगे, वो वाली प्रॉपर्टीज नहीं, एक ही रेखा वृत्त को स्पर्श करके निकले बाहर और बाहर मतलब वृत्त से कोई जीवा निकले बाहर और दोनों को टच करे कहीं पे, जैसे कि अगर हम बात करें ये जो है हमारा टेंजेंट है, ये स्पर्श रेखा है कोई, और यहां से कुछ इस प्रकार का, तो सेम प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही होगी, देखिए सेम प्रॉपर्टीज नजर आ रही होगी। तो इसमें क्या है, मान लेते हैं ये बिंदु हमारा P है और ये क्या है T है, और ये देखिए ये आपका A है, ये B है और वो आपका T तो है ही। तो इसका प्रॉपर्टीज कैसे होता है तो ध्यान से समझिएगा। P और T का मतलब PT स्क्वायर बराबर होता है AT गुणे BT। यहाँ से लेकर के एक बार T तक तो एबे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता रहा था AT, और फिर B से भी हम लोग T पे आएंगे BT। इस पॉइंट को आप जरूर नोट करिए, और इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या मतलब होता है। मान कुछ रख लेते हैं। तो कह रहा है AT का जो मान है वो 9 है और AB का मान जो है 5 है। AT का मान 9, AT पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, AB का मान 5, इसका मान 4 होगा। तो चलिए रख लेते हैं, PT की वैल्यू निकालनी है। PT की वैल्यू निकालनी है तो PT स्क्वायर बराबर AT यानी कि 9 गुणे BT यानी 4 हो गया 36। तो PT बराबर अंडर 36, PT का मान हो गया 6। तो इस तरीके से भी हम लोग PT का मान निकाल सकते हैं, कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 सेंटीमीटर। तो एक प्रॉपर्टीज ये भी हो गई। तो हम देख रहे हैं, मतलब आप लोग भी देख रहे हैं कि हम लोग कितने इजी वे में सारी प्रॉपर्टीज 1 बाय 1 करके पढ़ रहे हैं। चलिए अब जो है एकदम बेहतरीन वाला, जिसको बोलते हैं वास्तव में स्पर्श रेखा से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्या है वो हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। स्पर्श रेखा यानी कि जब कोई वृत्त होता है तो उस वृत्त से दोनों तरफ से स्पर्श रेखा निकल करके कहीं जा करके किसी बिंदु पे मिलती हैं, तो किस प्रकार की प्रॉपर्टीज बनती हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। कुछ इस प्रकार का है, देखिए ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे बिंदु हम कुछ भी मान सकते हैं। चलिए अभी ये क्वेश्चन एंगल वाला है, इस एंगल का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ पहले, देखिए ये आपका केंद्र है, केंद्र से जान मान लीजिएगा इसको बिंदु को मिलाया जाए ऐसे इस प्रकार का। तो ये जो आपका एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, कुछ कहीं पे चला गया ये, बट ये सीधा लाइन होता है, मैं आपको बता दूं। तो ये सीधा होता है बट यहाँ पे सीधा बन नहीं रहा है। तो ये देखिए, अगर हम केंद्र से स्पर्श वाली रेखा पर कोई लंब डालते हैं, यहाँ पे बनने वाला कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। इस बात को नोट करिएगा आप। आज हम लोग ये समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे कि किस टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है।
ये 90 डिग्री हो गया। और एक चीज़ और, अगर ये कुल टोटल एंगल थीटा है, थीटा टोटल, तो ये θ/2 होगा, ये भी θ/2 होगा, यानी हाफ हाफ में बढ़ता है। अगर ये पूरा पूरा एंगल फाई है तो ये आपका φ/2 होगा, और ये भी क्या होगा आपका φ/2 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि केंद्र से इस बिंदु पर अगर हम कोई रेखा खींच रहे हैं तो क्या करेगा, दोनों कोणों को आधा आधा बराबर बराबर यानी कि भागों में बांटेगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे दो चीज़ें हमें समझ में आई कि एंगल को आधा आधा कर देगा, और केंद्र से स्पर्श रेखा पर अगर हम लंब डाल रहे हैं तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आप ध्यान से समझो कि ये थीटा, ये जो फाई है इसको डिनोट करेगा, और ये जो है इसको डिनोट करेगा, और θ/2 इसको डिनोट करता है। सब लोग समझ ही रहे हैं। यहाँ 90 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री का मतलब ये लाइन दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए बराबर होगी। ये सब लोग आप लोग जानते ही हैं। इस पे क्वेश्चंस कैसे बन जाते हैं एग्जाम में मैं आपको बता दूं। देखिए, ये तो आपका रेडियस ही होगा ना, इसको नोट करिएगा ज़रूर। और ये मान लेते हैं ओ, टी मान लेते हैं, ये आपका बिंदु ए मान लेते हैं, ये आपका बी मान लेते हैं। तो आप ऐसे समझिएगा, हमेशा जो होगा ए ओ बराबर होगा ओ बी के, ये दोनों लाइन हमेशा बराबर होगी। एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, एंगल ए ओ टी बराबर होगा एंगल बी ओ टी के, एंगल ए टी ओ बराबर होगा एंगल बी टी ओ के। यानी ध्यान से समझिए, ये देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इस एंगल, ये दोनों देखिए θ/2 ये एंगल φ/2 के बराबर होगा, यानी कि ए ओ टी और बी ओ टी ये दोनों आपस में बराबर होगा। एंगल ए और एंगल बी तो आपस में बराबर होंगे ही बराबर होंगे 90 डिग्री, और इनके बीच की जो भुजा होगी, ये जिसको ओ टी बोलेंगे, ये दोनों के लिए कॉमन होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि इस स्पर्श, देखिए इस स्पर्श से हम लोग यानी कि टेंजेंट पॉइंट से हम लोग दो चीज़ें समझ ली आराम से। दो चीज़ समझ में आ गई कि केंद्र से इनके स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब 90 डिग्री की कोण पर बनेगा। मतलब जो लंब है तो 90 डिग्री पे होगा ही। मतलब अब यहाँ से समझिएगा कि अगर इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो दोनों क्या करेगा, यानी दोनों को आपस में दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एंगल ओ हाफ हो जाएगा, आधे आधे में बढ़ जाएगा, एंगल पूरा पूरा टी आधे आधे में बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरी आंख जो है रुक नहीं रही है, समय भी हो गया। वैसे भी हम लोग काफ़ी मतलब मेहनत कर रहे हैं रात में, तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो बनाने में सुबह में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जस्ट इसी के बाद यहाँ से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए अभी तक और आगे कौन सा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।